नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। सीधा लिए चलते हैं आपको संसद भवन, जहां पर राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा है और बजट सत्र का आज से आगाज है। इसी के साथ प्रासंगिकता और प्रभाव पर भी प्रश्न उठ रही है। इन परिस्थितियों में भारत ऐसा देश बनकर उभरा है जो आज की विभाजित दुनिया को किसी न किसी रूप से जोड़ रहा है। आज भारत उन देशों में से एक है जो ग्लोबल सप्लाई चेन पर विश्वास को फिर से सशक्त कर रहे हैं। इसलिए आज दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। इस वर्ष भारत G20 जैसे प्रभावी समूह का नेतृत्व कर रहा है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के मंत्र के साथ भारत की पूरी कोशिश है कि G20 के सदस्य देशों के साथ मिलकर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान तलाशा जाए। मेरी सरकार इसको सिर्फ एक डिप्लोमेटिक प्रोग्राम तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि ये पूरे देश के प्रयास से भारत के सामर्थ्य और संस्कृति को शोकेस करने का अवसर है। इसीलिए पूरे देश के दर्जनों शहरों में साल भर G20 की बैठकें आयोजित की जा रही है। माननीय सदस्यगण, ये भारत के वैश्विक रिश्तों का बेहतरीन दौर है। इसमें दुनिया के विभिन्न देशों के साथ अपने सहयोग और मित्रता को सशक्त किया है। एक तरफ हम इस वर्ष SCO की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो वही दूसरे तरफ क्वाड का मेंबर होने के नाते इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। हमने अपने राष्ट्रीय हितों का सर्वोपरि रखते हुए अपने भूमिका का विस्तार किया है। अफगानिस्तान में भूकंप हो या फिर श्रीलंका का संकट, हम सबसे पहले मानवीय सहायता लेकर पहुंचे। भारत को लेकर आज जो सद्भाव है, उसका लाभ हमें अफगानिस्तान और यूक्रेन में पैदा हुए संकट के दौरान भी मिला। संकट में फंसे अपने नागरिकों को हम इन देशों से सुरक्षित लेकर आए। इस दौरान भारत ने कई अन्य देशों के नागरिकों की मदद करके अपना मानवीय स्वरूप को फिर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। माननीय सदस्यगण, भारत ने आतंकवाद को लेकर जो कड़ा रुख अपनाया है, उसको भी आज दुनिया समझ रहा है। इसलिए आतंकवाद के विरुद्ध भारत की आवाज़ को हर मंच पर गंभीरता से सुना जा रहा है। पहले वर्ष अक्टूबर में भारत में पहली बार UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इसमें भी भारत में आतंकवाद के विरुद्ध अपनी भूमिका को स्पष्ट किया। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं को भी मेरी सरकार गंभीरता से पूरे विश्व के सामने रख रही है। मेरी सरकार का साफ मानना है कि स्थायी शांति तभी संभव है जब हम राजनीतिक और रणनीतिक रूप से सशक्त होंगे। इसलिए अपनी सैन्य शक्ति के आधुनिकीकरण पर हम निरंतर बल दे रहे हैं। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की अनंत यात्रा अनंत गौरव से भरी हुई है। हमने लोकतंत्र को एक मानवीय संस्कार के रूप में विकसित किया है, समृद्ध किया है। अपने हजारों वर्षों के अतीत की तरह ही आने वाली सदियों में भी भारत मानवीय सभ्यता को की
अविरल धारा की तरह अनवरत गतिमान रहेगा। भारत का लोकतंत्र समृद्ध था, सशक्त था और आगे भी सशक्त होता रहेगा। भारत की जीवटता अमर थी, आगे भी अमर रहेगी। भारत का ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म सदियों से विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है और आने वाली सदियों में भी विश्व की इसी तरह राह दिखाएगा। भारत के आदर्श और मूल्य अंधकार से भरे गुलामी के दौर में भी अक्षुण्ण रहे हैं और ये आगे भी अक्षुण्ण बने रहेंगे। एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान अतीत में भी अमर थी और भविष्य में भी अमर रहेगी। लोकतंत्र के केंद्र इस संसद में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम मुश्किल लगने वाले लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करके दिखाएं। जो कल होना है उसे आज पूरा करने की कोशिश करें। जिसे दूसरे कोई आने वाले दिनों में करने के बारे में सोच रहा है उसे हम भारतवासी पहले करके दिखाएं। आइए अपने लोकतंत्र को समृद्ध करते हुए हम उस वेद वाक्यों को आत्मसात करें जिसमें कहा गया है सोंग गच्छोधो सोंग बोधोधं सोंग बोहो मनांसी जानतम। अर्थात हम सब एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले, हमारे संकल्प स्तरों में एकता का प्रवाह हो और हमारे अंतःकरण एक दूसरे से जुड़े। आइए हम राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए संविधान की शपथ को पूरा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रपति के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज हो चुका है। राष्ट्रपति ने कई अहम मुद्दों का जिक्र किया, किस तरीके से भारत अब आगे बढ़ रहा है, भारत को आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनाना है। इस दिशा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़े शब्द कहे हैं कि किस तरीके से अपने आप पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना है। Read. Honorable members, it gives me a great pleasure to address both houses of parliament assembled together. A few months back, our country completed 75 years of independence and entered the Amrit Kal. This Amrit Kal period of 25 years is the period of golden centenary of independence and making of a developed India. In almost 9 years of my government's term, the people of India have witnessed many positive changes for the first time. Honorable members, Lord Basveshwar had said, Kai Kave Kailash, which means Karma is worship and Shiva is in the Karma itself. Following this path, my government is actively engaged in performing the duty of nation building. तो बजट सत्र का आगाज हो चुका है और अब बढ़ते हैं आगे खबरों के सिलसिले में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बड़े कार्यक्रम है। थोड़ी देर में सेवानिवृत्त अफसरों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। शिक्षाविदों संग सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद भी करेंगे। तो बड़े ये कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जहां अब से थोड़ी ही देर में सेवानिवृत्त अफसरों के साथ बैठक करेंगे। शिक्षाविदों संग सीएम योगी संवाद भी करेंगे। महत्वपूर्ण सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बैठक है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और इस बैठक की तैयारियां हो चुकी हैं, जिस बैठक में अब से कुछ ही देर में सेवानिवृत्त अफसरों के साथ बैठक करेंगे
सीएम योगी आदित्यनाथ, शिक्षाविदों संग भी सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद करेंगे। क्या संदेश दिया जाता है सीएम योगी की तरफ से, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। किस तरीके से उनके अनुभव को सुनते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आगे के लिए उन्हें संदेश देते हैं सेवानिवृत्त अफसरों के साथ, क्योंकि बैठक है तो ऐसे में उनके अनुभव को भी सुन सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ शिक्षाविदों संग भी सीएम योगी आदित्यनाथ को संवाद करना है। तो बड़ी ये बैठक होगी और अब से कुछ थोड़ी ही देर का वक्त निर्धारित है जब ये बैठक शुरू होगी। इस बैठक में तमाम गणमान्य सदस्य मौजूद रहेंगे, सेवानिवृत्त अफसर मौजूद रहेंगे, शिक्षाविदों संग भी सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद करते नजर आएंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या जानकारी? देखिए अब से थोड़ी देर में बैठक है, बैठक से जुड़ी क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रिटायर्ड ऑफिसर्स और साथ ही साथ में जो शिक्षाविद हैं उनके साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में विकास की जो योजनाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश में विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार जो नवाचार के नए कदम उठा रही है, उन विषयों को लेकर आज इन रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ ही साथ जो शिक्षाविद हैं उनके साथ चर्चा करेंगे और जिसके दौरान ये कोशिश होगी कि उनके जो अपने अनुभव रहे हैं वो अनुभव उनके साझा किए जाएं, उनसे अनुभव लिए जाएं। जो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार विभिन्न योजनाएं चला रही है उसके बारे में उनके अपने सुझाव क्या है, मंतव्य क्या है, वो लिए जाएं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो प्राथमिक स्कूल हो, बेसिक विद्यालय हो या उसके अलावा जो माध्यमिक विद्यालय है, उनमें जो शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने का काम किया है, कहीं न कहीं उस दिशा में क्या चीजें बेहतर ढंग से की जा सकती हैं, इन विषयों को लेकर बातचीत की जाए। ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इन रिटायर्ड ऑफिसर्स और साथ ही साथ जो शिक्षाविद हैं उनके साथ बैठक करने वाले हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि जो रिटायर्ड ऑफिसर जो कि उत्तर प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक जो महत्व है उसको समझते हैं, उसकी चीजों को जानते हैं, क्योंकि लंबा जो उनका कार्यानुभव रहा है वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में उनसे ले सकती है, तो वो उनसे लिया जाए। साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है वो मैसेज उनके जरिए से लोगों तक पहुंचाया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ा जाए, कैसे जो विद्यार्थियों की, विद्यालयों की जो शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटा जाए, इन बहुत सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बैठक करने वाले हैं। तो कई मायनों में ये बैठक महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालीदास मार्ग पर अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक करेंगे और कहीं न कहीं इस बैठक के जरिए उन चीजों को जानने की कोशिश होगी, उनके सुझाव लेने की कोशिश होगी, उत्तर प्रदेश सरकार की चलाई जा रही योजनाओं, साथ ही साथ जो नई चीजें हैं उनके बारे में बताने की कोशिश होगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में नीतियां जो बनानी है उसके लिए महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। ठीक है, इसके बने रहिए आप हमारे साथ, लौटते हो आपके पास। लखनऊ से अब खबर, जहां नगर निगम में मंडलायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने चीफ इंजीनियर संजय को हटाया है। रोशन जैकब ने नगर निगम के कार्य पर नाराजगी जताई थी। G20 के काम में लापरवाही के चलते नाराजगी जताई थी। डीएम प्रशासक नगर निगम को पत्र लिखकर नाराजगी जताई गई थी। नगर निगम में 7 अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया। संजय कटियार को मुख्य अभियंता मार्ग प्रकाश बनाया गया है। अशोक सिंह को अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी SBM बनाया गया है। पीके सिंह को जोन 1 के साथ RR विभाग का पूर्ण प्रभार मिला है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके बने हुए हमारे साथ। एसके, देखिए शिकायत का संज्ञान लिया गया है, बड़ा बदलाव भी किया गया है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो राजधानी लखनऊ में 2 बड़े आयोजन होने हैं, जिसमें G20 और साथ ही साथ जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 होनी है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तैयारियों में जुटी है, क्योंकि 54 देशों के प्रतिनिधि G20 सम्मेलन में लखनऊ भी पहुंचेंगे और कहीं न कहीं लखनऊ में जो आयोजन होना है उसमें उत्तर प्रदेश की एक छाप कहीं न कहीं उसमें दिखेगी। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि चीजों को निखारा संवारा जाए, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश लखनऊ जिला
जिला प्रशासन लखनऊ मंडलायुक्त को है कि वो चीजों को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करें। जिस दिशा में बेहतर जो चीजें लगातार की जा रही हैं, जिसमें चौराहों को सजाया संवारा जा रहा है, लाइटिंग की जा रही है, जो अतिथि आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, साथ ही साथ जो उनके गुजरने वाले रास्ते हैं वहां पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न सांस्कृतिक, इको टूरिज्म और धार्मिक स्थलों के जो महत्व है उसको दिखाते हुए होर्डिंग्स लगने हैं। तो कहीं न कहीं इन कामों में जो लापरवाही बरतने की जो जानकारी मंडलायुक्त लखनऊ को मिली थी, जिसके बाद चीफ इंजीनियर पर कार्रवाई हुई है। मंडलायुक्त की तरफ से लखनऊ के नगर आयुक्त साथ ही साथ जो प्रशासक भी इस समय नगर निगम है उनको पत्र लिखा गया है, जिसमें इन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। सीधे तौर पर जिला प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि जब लखनऊ में G20 समिट हो, साथ ही साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, तो उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो बेहतर ढंग से पूरी की जाए, कहीं कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए, जो दिशा निर्देश है वो पूरे किए जाए। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लखनऊ से अब खबर, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने पोस्टर लगा है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं का पोस्टर लगा। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के बैनर के तले पोस्टर लगा है। डॉक्टर उत्तम प्रकाश सिंह पटेल ने ये पोस्टर लगवाया है। तो गर्व से कहो हम शूद्र हैं का पोस्टर लगा है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर, और गर्व से कहो जिसमें लिखा है गर्व से कहो हम शूद्र हैं। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के बैनर के तले पोस्टर लगा है। डॉक्टर उत्तम प्रकाश सिंह पटेल ने ये पोस्टर लगवाए हैं। तो हम शूद्र हैं के पोस्टर लगे हैं, जहां रामचरित मानस की उन पंक्तियों को लेकर विरोध किया जा रहा है, और इस विरोध की शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य से हुई है, जिसका समर्थन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कर रही है। अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्कंदिता, देखिए रामचरितमानस को लेकर जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया, समाजवादी पार्टी उसके साथ है और ये पोस्टर उसका सबूत है। देखिए, जिस तरीके से रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, उसके बाद से लगातार ये खबर ने तूल पकड़ लिया है और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो नेता हैं, वो इस पर अपना अपना बयान, अपना अपना स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हैं। और आज सुबह सुबह जो सपा कार्यालय के बाहर देखने को मिला है, वो आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। ये जो बोर्ड है, ये अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के बैनर तले लगाया गया है ये सारे पोस्टर, और इनमें उन्होंने अपना जो वो शूद्र है वो नहीं बढ़ाया है, वो नहीं हटाया है, वो आगे लगाया है। उन्होंने कहा है कि गर्व से हम शूद्र हैं, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले की घटना थी, जहां पर अखिलेश यादव एक महायज्ञ में शामिल होने थे और जिस तरीके से उनका विरोध किया था, उनको वहां से अखिलेश यादव मुर्दाबाद और समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा के जिस तरीके से उनको जो हिंदू आरएसएस के लोग जो थे, हिंदू महासभा के लोग थे, उन्होंने बाहर निकाल दिया था। ऐसा अखिलेश यादव ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडे भेजे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि कोई भी अदर कास्ट जो है वो मंदिर में जाए, पूजा करे। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी भी जाति के इंसान को जो जनरल कास्ट से बिलोंग नहीं करता है उसको परमिशन लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में ऐसी घटना सामने आ रही है, तो लगातार उसके बाद से अखिलेश यादव ने अपना स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि इनको शूद्र होने से दिक्कत है, इनको सभी शूद्रों से दिक्कत है, और ये बात वो भली भांति समझ सकते हैं कि जिस तरीके से उनके मुख्यमंत्री पद से हट जाने के बाद जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री आवास है उसको गंगा जल से धुलवाया गया था, तो उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने कि आज इस बात को मैं समझ सकता हूँ। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल हैं, जिनका ये बैनर लगा हुआ है, जिन्होंने यहाँ पर पोस्टर लगवाया है, ये राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के वो हैं, इन्होंने पोस्टर लगवाया है। इन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि गर्व से कहो
हम गर्व से कहो कि हम शूद्र हैं, जिसमें अखिलेश यादव का समर्थन है। सबसे पहले ऐसा बयान अखिलेश यादव ने ही दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को शूद्र होने से दिक्कत है। और रामचरितमानस का जो बयान लगातार सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने जो चौपाइयों को हटाने की बात कही है, वहां पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो तमाम लखनऊ में लोग हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो साधु संत हैं, वो बहुत गुस्साए हुए हैं। जिस तरीके से रामचरितमानस की कुछ प्रतियां जलाई गई, उनको फाड़ा गया और उनके जो तमाम आरोपी थे उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई गई, उनकी गिरफ्तारी की भी मांग करी गई। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी उनका समर्थन करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं पिछड़ी जातियों को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है, जो कि रामचरितमानस पर बयान से शुरू हुई और कहीं ना कहीं अभी आगे बढ़ती जा रही। बहुत शुक्रिया स्कंदता। बढ़ते आगे, समाजवादी पार्टी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है। अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो वहीं चाचा शिवपाल सिंह यादव को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। महासचिव बनाए जाने के बाद शिवपाल सिंह यादव जौनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा है कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको हम बखूबी निभाएंगे। वहीं उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, 80 लोकसभा सीटों पर हम जीत दर्ज करेंगे। इस दौरान सपा राष्ट्रीय सचिव शिवपाल सिंह यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस वाले बयान के सवाल में पूछा तो शिवपाल सिंह यादव बचते नजर आए। वहीं उन्होंने कहा कि इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वहीं उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा है कि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लचर हो चुकी है। हमेशा आप लोग सब लोग जानते हैं कि संगठन में रहा जी, और संगठन में रह कर के मैंने पार्टी को मजबूत किया है जी। अब फिर जिम्मेदारी मिली है जी, फिर समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। हमेशा आप लोग सब लोग जानते हैं कि संगठन में रहा जी, और संगठन में रह कर के मैंने पार्टी को मजबूत किया है जी। अब फिर जिम्मेदारी मिली है जी, फिर समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। हमेशा कमाई की है, वो ऐसे ही युवा जो पैदा होते फिर वो इस टाइप के, कोई शराब पीता है, कोई अच्छा काम नहीं करेंगे। वो कॉमेडी के नाम पे भी गाली गलौज देने जाएंगे, और जो स्टेज पे खड़े होकर उनको गालियाँ देता है तो अच्छा है, आपने हराम में पैसा कमाया तो उनको कोई ना कोई तो गाली देना। तो कॉमेडियन के नाम पे वो लोग खड़े होकर गाली देते हैं। और मुझे लगता है कि जिनको वो 20% युवा जिनको देखने जाता है, ऐसी हरकत करने वालों को गालियाँ पढ़नी चाहिए, और उन लड़कों के बच्चों के माध्यम से उनके माता पिता को पढ़ती है गालियाँ। इसी के लिए मैं एक फिल्म लेकर आया हूँ, गाली गलौज। अभी आ रही है मेरी फिल्म, जिसका बिफोर ही पे इसका म्यूजिक आ गया है, गाली गलौज फिल्म का। आप समझे कि गाली गलौज क्या है। तो जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन था, वैसे हमारी फिल्म गाली गलौज में गाली गलौज विलन है। ऐसी टाइप की कॉमेडी पर तंज किया गया है, और ये कहा गया है कि भैया इस टाइप की कॉमेडी नहीं, आतंकवाद है। मेरा ऐसा मानना है कि दिल, दिमाग, आँखें, आवाज़, नेचर और नीयत लोगों के सामने कंटेंट और साफ़ सुथरा होना चाहिए, ताकि लोग जो हमारे रियल में अन्नदाता है, उनका ऋण, उनका प्यार हम पर बरसता रहे। सर 2 लाइन आप अगर हमारे दर्शकों को जो आज आप यहाँ सुनाने वाले कुछ नहीं। हमारा नाम है सुनील पाल उर्फ रतन नोरा, सिद्धार्थ नगर के बिना हम हो अधूरा। इस पे जो नज़र लगाए वो है धतूरा, क्योंकि सिद्धार्थ नगर के वासी ही है हमारे लिए काशी और मथुरा। लव यू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।